वही पॉलिसी है कर्जा लेके कर्जा उतारने की, कर्जा लेके कर्जा उतारने की। जब हमने तो मकरूज ही रहना और हमने बेकार ही रहना है। इस कौम ने कभी अपने पांव पे खड़ा नहीं होना जनाब चेयरमैन, बिकॉज ये सिंसियर ही नहीं है एक दूसरे के। और इसका एक बड़ा ऑनेस्ट तरीका बताना चाहता हूं, if the party, if the treasury benches really want to knock out the opposition, I can give you a way out for that, and that way out is very simple जनाब चेयरमैन। तो ये दोनों हाउसेस इकट्ठे हो जाएं। जब पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी तो फिर ये कभी नहीं होगा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो प्रोजेक्ट्स बंद कर दे, उसका नुकसान भी पाकिस्तान अफोर्ड करता है, पाकिस्तानी अफोर्ड करते हैं, वो बंद हो जाएगा। सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो मुल्क के लिए बेहतर हो, अवाम के लिए बेहतर हो, ताकि हम जवाब दे हो सकेंगे, एक तो अवाम को, एक रब्बे कायनात को, क्योंकि हम सिंसियर थे इस अवाम के साथ। कम से कम ये मेरे शोल्डर्स पे मैं ब्लेम नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं यहां पे खड़ा था और मैंने ये तजवीज नहीं दी इकट्ठे होकर पाकिस्तान की खिदमत करने की। यही बात अपने छोटे भाई अली मूसा को कहूंगा कि अली मूसा, तू मेरा छोटा भाई है, आपने ये कहा कि नेतन्याहू के बारे में कोई ट्वीट नहीं किया, कम से कम ये बात तो एडमिट करते हैं कि उसकी ट्वीट की वैल्यूज है, मानते हैं कि उसके ट्वीट से बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यहां पे जितने भी पार्लियामेंटेरियन इस जगह बैठते हैं जो अपोजिशन के हैं, जो हमारे पीटीआई के हैं, हर कोई इमरान खान है, हर कोई इमरान खान है। जो मैं बोलूंगा, जो मेरे सारे दोस्त बोलेंगे, वो सब वही बोलेंगे जो इमरान खान बोलेंगे। तो जनाब चेयरमैन आजमा के देख लें, करोड़ों अरबों रुपए में हम बिके नहीं, इज्जतों के ऊपर हाथ डाला गया, हम पीछे हटे नहीं, वजारतों की ऑफर्स कराई गई, हमने कभी कबूल उनकी तरफ देखा नहीं, और अगले 5 साल का इलेक्शन लिख के देने के लिए भी तैयार रहे। हमारे ये एमएनएस यहाँ पे खड़े जो बैठे और जो इस वक्त नहीं बैठे, वो सब खड़े रहे इमरान खान के साथ, कोई बिका नहीं। ये सबूत है कि हम सब में इमरान बसता है, हम सब इमरान खान। हमारे पास बेहतरीन फौज है, हमारे पास बेहतरीन इक्विपमेंट है, हमारे पास बेहतरीन सोच है जंग के लिए, मगर हमारे पास एक बेहतरीन वॉइस नहीं है, हमारे पास एक वो आवाज नहीं है जो हमारा केस पूरी दुनिया में लड़ सके। और वो केस लड़ने के लिए हमारे पास एक ही बंदा है और वो है इमरान खान। ट्रेजरी बेंचेस में कोई ऐसा है जो ये मैटर जो है जैसे यूएन में पेश किया गया था, ये सारे मानते हैं, मेरे ऑपोजिशन के दोस्त भी, हमारे ट्रेजरी बेंचेस के दोस्त भी ये मानते हैं कि उसने जो बात कही वो सच्चे मुसलमान की बात थी। और आज मैं ये कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि हमें एक लीडर की जरूरत है, इस मुल्क को एक लीडर की जरूरत है, उसको हमें निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा और निकाल के लेके आना पड़ेगा। यहां पे नेतन्याहू के बारे में बात करना चाहता हूं। 1982 में इस इंसान ने बरमला कहा कि यूएसएसआर एक टेररिस्ट स्टेट है, एक टेररिस्ट मुल्क है, तो हम क्यों ना इसको हेड ऑन लें और इसके टुकड़े करें ताकि ये टेररिज्म खत्म हो जाए। आज यूएसएसआर का क्या हाल हुआ आपके सामने है। इसी नेतन्याहू ने रजीम चेंज के लिए 2002 में यह बयान दिया कि जनाब जो सद्दाम है ये एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एक एटॉमिक टेक्नोलॉजी बना रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है, तो आप हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर हम नहीं लेंगे तो ये हम सबको तबाह करेगा। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में कहा गया। तो क्या हुआ आपके सामने है कि सद्दाम के साथ क्या किया गया। उसके बाद रजीम चेंज का सिलसिला इसी इंसान ने हर जगह किया और उसकी रिकॉर्ड उसकी गवाही देता है जनाब चेयरमैन। आप सीरिया देख लें, रजीम चेंज, आप लिबिया देख लें, रजीम चेंज, आप टुनीसिया देख लें, रजीम चेंज, इजिप्ट देख लें, रजीम चेंज, और फिर आप देखें कि 10 अप्रैल 2022 में एक रजीम चेंज पाकिस्तान में भी होती है। और वो रजीम चेंज की वजह भी यही बनी कि किसी इंसान ने यहां से जाके यूएन में यह कह दिया कि हम एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं, और जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज दोनों लड़ेंगी तो इसका जो नुकसान होगा वो फार बियॉन्ड द बॉर्डर्स होगा। और फिर एक दूसरी गलती की उसी इंसान ने जिसका नाम इमरान खान है, और उसने कहा, उसने ओआईसी की 2 दफा मीटिंग्स करके इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की जो कि नहीं पसंद नेतन्याहू को, और ये रजीम चेंज हुई। और फिर 2024 में यही इंसान कहता है कि ईरान की रजीम चेंज की जरूरत है, और फिर उसने नाम पाकिस्तान का लिया। जनाब चेयरमैन, आप जानते हैं कि कौन किसका बेबी है। ये जो छोटी सी झड़प हमारी इंडिया के साथ हुई, इसके पीछे भी नेतन्याहू था, और आपने 90 ड्रोन्स को नीचे गिराया। वो टेक्नोलॉजी, वो ड्रोन्स भी नेतन्याहू यानी कि इजराइल के थे, और ऑपरेटर जो थे, ऑपरेट करने वाले, वो भी इजरायली थे। आपको थोड़ी सी मैं जियोग्राफिकल स्टेटमेंट देना चाहता हूं। जनाब चेयरमैन, इजराइल बॉर्डर उर्दन, उर्दन बॉर्डर इराक, इराक बॉर्डर
ईरान बॉर्डर पाकिस्तान, कुछ बात समझ में आ रही होगी आप सारों को। ये सारी वो जगहें हैं जिसको वो स्टेट, जिनको वो टेररिस्ट गिरा के रिजीम चेंज करके अपने पास लाने के बाद पाकिस्तान would be the biggest target for that Israel। मैंने पिछली दफा भी पैलेस्टीनियंस के बारे में बात की थी और मैंने ये कहा कि जब तक पैलेस्टीनियंस को आजादी नहीं मिलेगी मैं बात करता रहूंगा उसको। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं जनाबे चेयरमैन, the things which goes around comes around, ये इंग्लिश की कहावत है और वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं जनाबे चेयरमैन, ये जंग, ये वॉर, ये जुल्म सिर्फ गाजा वालों के लिए नहीं था, ये तो पहली शुरुआत थी। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं ये जंग खुद ही लड़ाई गई, ये खुद की गई जस्ट बिकॉज के उसने प्लान कर लिया था। इट वॉज रेडी, इजराइल वॉज रेडी कि उसने मनूवर करना था अपने आप को और लेके जाना था थ्रू गाजा से इस तरफ आने के लिए। बैठे बैठाए आप एक बात को समझें कि बाकी जगहें तो इराक उसके पास, उसके लिए वहां से फ्लाई करना और यहां पे आने के लिए सिर्फ ईरान एक बॉर्डर बनता है जब जगह रह जाती है पाकिस्तान को हिट करने के लिए। आपने गेम्स देखी होंगी, वीडियो गेम्स आपने भी खेली होंगी, उसमें जो सबसे लास्ट मुश्किल स्टेज होती है वही टारगेट सबसे डिफिकल्ट होता है, एंड दैट मुश्किल स्टेज इज पाकिस्तान। उसका टारगेट इस वक्त कहीं और नहीं, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अबेंडन करना है और इस पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मफलूज करना है। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं जनाबे चेयरमैन कि अगर ये रजीम को हम ना समझे, रजीम चेंज को, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और हम ब्लेम गेम्स पे खेलते रहे तो वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा। और काफी हद तक वो अपने मकासद में कामयाब हो गया है क्योंकि बैठे बैठाए उसने ईरान पे हमला किया है और फिर मासूम बन के ये कह रहा है कि जनाब वहां पे मैस डिस्ट्रक्शन की चीजें तैयार हो रही हैं और टेररिस्ट है वहां पे। नहीं, मुझे बताएं उसको ख्वाब आई है कि यहां पे क्या हो रहा है? टेररिस्ट तो सबसे बड़ा इजराइल खुद है और उसके ऊपर किसी मुसलमान ममालिक में आवाज कोई नहीं उठाई जा रही। अब फिर जो आवाज उठाते हैं जनाब चेयरमैन, उसको ये बंद करके आवाज बंद कर दी जाती है कि नहीं बोलो। और मैं फिर ये बात बताना चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म ये नहीं है हुक्म दुश्मन के बारे में। दुश्मन के लिए कोई रायत बाकी नहीं की। कुरान में आयत सूरा मोहम्मद और आयत वर्स नंबर 35 में क्लियरली ये स्टेटेड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि दुश्मन से कोई नेगोशिएशन नहीं है और जो भी तुम्हारे अमाल होंगे अल्लाह देख रहा है और उसका अजर तुम्हें देगा। सो डरो मत और सामने आओ। जनाब चेयरमैन, इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हट के मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हम सीरियस ना हो और अगर हमने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया और फिर हम दुश्मन को जाके ये कहें कि भाई हम तो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये कमजोरी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और अगर हमने ये सोच लिया कि हमने जाके उनसे निगोशिएट करना है और हम उनसे डर जाएंगे तो वो बहुत जल्द ईरान के थ्रू हमारे पास आने की कोशिश करेगा, खुदा ना खास्ता। फिर कहूंगा खुदा ना खास्ता। इसलिए मैं इन छोटी झड़प के ऊपर हम इतनी खुशियां मत मनाएं। द वॉर हैज जस्ट कमेंस्ड। और इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सीरियसनेस हमें हर पार्लियामेंटेरियन को इस 99 नामों के नीचे एक होना पड़ेगा क्योंकि ये मैटर पाकिस्तान की सीरियसनेस का है, पाकिस्तान की सालमियत का है, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए है। और अगर हम इकट्ठे ना हुए और हम एक दूसरे की टांगे खींचने लग पड़े, जो वो चाहता है और जो वो कर रहा है, इराक में भी उसने ऐसे ही किया, लिबिया में भी ऐसे किया, सीरिया में भी ऐसे किया और इवेंचुअली अब वो ये ईरान की रजीम के खिलाफ पड़ा हुआ है और ईरान के पीछे भी वो इसी तरह पड़ा है और हमें आपस में लड़ा रहा है। हमारे बॉर्डर्स उसने हमसे दूर कर दिए हैं, अफगानिस्तान से बिला वजह हमारी झड़प करवा दी। इंडिया ने आपको बता दिया कि मैं आपके खिलाफ हूं और मैं किसी वक्त भी अटैक कर सकता हूं। ले देखे कि ईरान का बॉर्डर और एक चाइना का रहता है। ईरान के बारे में यह कहा जा रहा है कि हम उसकी सपोर्ट में जाएंगे, मगर क्या आज जिस जगह से कोई इजाजतें मिल रही हैं, क्या कल को इजाजत दी जाएगी कि ईरान के हक में खड़ा हुआ जाए, जबकि जानते हैं कि इजराइल किसका बेबी है? क्या आपको उम्मीद है कि वहां से इजाजत मिल जाएगी कि आप ईरान के हक में खड़े हो जाएं और ईरान के साथ अटैक कर दें आप इजराइल पे? ऐसे हरगिज नहीं होगा जनाब चेयरमैन। वही होगा जो होता आ रहा है। हमें फिर दूर कर दिया जाएगा एक मुसलमान मुल्क से और मुसलमान ये OIC, ये बहुत बड़ा फॉल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है कि हमारे लीडर ने ये गलती की कि उसने 2 दफा OIC को इकट्ठा कर दिया। ये गलती किसी वक्त एक दफा भुट्टो ने भी की थी, इसी हॉल में भुट्टो ने की थी और वही उसका खमियाजा उसको अपनी जान से देना पड़ा। आज इमरान खान को सिर्फ एज इमरान खान मत देखा जाए जनाब चेयरमैन। आज हमें इस मुल्क को एक ऐसा लीडर चाहिए जो इंटरनेशनल वॉइस हो ताकि उसको दुनिया सुनने में फख्र महसूस करे। और वो एक ही लीडर, कौन लीडर है यहाँ पे? आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली सबके
لیڈرز کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. کون سا لیڈر ہے جو یہ بات جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں یہ بات عالمی دنیا کے سامنے جا کے کرے اور یہ کہے کہ دس اسرائیل should be stopped immediately, ورنہ اس کے consequences drastic ہوں گے. یہ کسی کی مجال نہیں ہے. ہم تو صلح کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور مجھے میرے منہ میں خاک کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو میں اس ہاؤس میں نہیں کرنا چاہتا کہ سعودی عرب میں جا کے ابھی کچھ مہینے پہلے کچھ 5 پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے and I don't want to disclose it یہاں پہ, پر میں چاہتا ہوں کہ وہ 5 پوائنٹس کے اوپر کبھی بھی پایا تکمیل تک نہ پہنچے. میری دعا ہے یہ کہ اگر وہ 5 پوائنٹس پایا تکمیل تک پہنچ گئے تو پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے جن کے وجہ سے آج ہم یہ ساری باتیں گفتگو کر رہے ہیں. وہ اسرائیل ہے. I've been actually جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پہ یہودی میرے ساتھ پڑھتے تھے اور ہم کس خواب خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب چیئرمین کہ ہم ان سے امید کریں کہ یہ ہمارے لیے بہتر سوچیں گے. ہمیں اپنے مسلمانوں بھائیوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کرنی پڑے گی. وہ بچے جو وہاں پہ بلک بلک کے مر گئے, شہید ہو گئے, ہم نے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ان کی جنگ ہے. خاموش ہو گئے اور یہاں پہ بیان بازی کر کے ہم نے ختم کر دی ساری بات کو. کیا ان کی جو شہادتیں ہیں وہ رائے گاہ جائیں گی؟ کیا ان کی بددعائیں ہمارے تک نہیں آئیں گی؟ کیا وہ ہم اس کی خاموشی میں شامل نہیں ہیں؟ تو اگر ہم خاموشی میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے ساتھ شامل ہیں دشمنوں کے. ان کے ہم بول نہیں سکے ان کے خلاف, ہم نے آواز نہیں اٹھائی ان کے خلاف. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ جنگ چلتی چلتی آپ کے پاکستان تک پہنچ رہی ہے. وہی which goes around comes around. اب جب ہماری جنگ ہوگی تو پھر ہم کس کو بلیم کریں گے کیونکہ ہم نے تو کسی کی سپورٹ کی نہیں. تو آپ کس کی امید پہ لگیں گے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ ہماری سپورٹ کو آئے گا کون؟ لے دے کے چائنا, مگر چائنا از ناٹ دیٹ اسٹوپڈ. چائنا نوز کہ اس نے کہاں پہ کھیلنا ہے. ہمیں سب کو ایک ہونا پڑے گا جناب چیئرمین, یہ سارے ہاؤس کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہو کے سوچنا پڑے گا اس ملک کے لیے, کیونکہ ملک پہلے ہے بعد میں سب کچھ ہے. چیئرمین I'm really thankful. بہت باتیں ہیں کرنے کو, بٹ اس وقت کیونکہ ملک کی سالمیت کی بات ہے, I cannot afford کہ میں اس پہ کوئی کمی پیش کروں. میرے سارے جتنے بھی کولیگز یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ان کی دل کی آواز ہے. اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ میرے لیڈر عمران خان کی بھی آواز ہے. یہ جو جذبے سے میں بات کر رہا ہوں, رب کائنات کی خاص کرم ہے جو یہ مجھے یہ جذبات مل رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ یہ آواز اٹھائی جائے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا جناب چیئرمین آپ کو کہ خدا را ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا, بیکاز اٹس اے میٹر آف پاکستان.